गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों का जो कंजंक्शन का लेक्चर था वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था कुछ टेक्निकल फ्लॉ की प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे जो ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन तक वीडियो में कवर किया, जबकि मैंने और ज़्यादा कंजंक्शन कवर किए थे मगर नहीं आए तो नॉट एन इशू। सो आज मैं वेदर और कंजंक्शन से आपका लेक्चर को वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि कंजंक्शन में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोरिलेटिव हैं, पेयर वाले हैं तो पेयर, मीनिंग, फॉर्मेट और कुछ मिसलिनियस बातें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मीनिंग, वेदर का आप यूज तब करते हैं जब आपको सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है, डिलेमेटिक होते हैं, आप डाउटफुल होते हैं। फाइन। तो अगर किसी सेंटेंस में आपका स्टार्टिंग वाला हिस्सा डाउट या कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी या यू नॉट श्योर अबाउट समथिंग ऐसे शुरू हो रहा है तो आपको यूज करना चाहिए वेदर और। जैसे आई वंडर वेदर राम would win the race. Fine. I wonder whether Ram would win the race. इस सेंटेंस में वंडर किस चीज को बता रहा है? यू आर इन डिलेमा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर, और पूरा सेंटेंस सेम चला जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम डाउटफुल वेदर। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जिसका कंफ्यूजन हो, जिसमें आप असमंजस में हो, उसमें आप वेदर का जोड़ा और से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं सेंटेंस को। अब इसमें ये तो हो गया मीनिंग। इसमें कुछ पेयर्स की टेक्निकलिटीज हैं, उसको समझना चाहिए। बेटा यहां पर हो, चाहे यहां पर हो और चाहे यहां पर हो, आप वेदर को इफ की तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप वेदर भी लिख सकते हैं और आप इफ भी लिख सकते हैं। फाइन। और नॉट उसका पेयर है, इफ का भी पेयर और नॉट है, वेदर का पेयर भी और नॉट है। हमने लिखा नहीं आई वंडर वेदर विल राम वुड विन द रेस और नॉट। लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग को इंटैक्ट करेगा, क्योंकि असमंजस आ गया, जीतेगा या नहीं तो या नहीं उसमें आ गया, लिखो या ना लिखो। चाहे इफ से जोड़ो चाहे वेदर से जोड़ो, आप दोनों का काम कर सकते हैं। फाइन। तो इस कंडीशन में आप वेदर कंजंक्शन से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो, अगर आप अनसर्टेन हो, अगर आप नॉट श्योर हो, तो आप वेदर और इफ दोनों कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए तो क्या वेदर और इफ के यूजेज में कोई डिफरेंस नहीं है? है, वेदर और इफ के यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। एक तो ये मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डाउट वाले सेंटेंसेस में, अनसर्टेनिटी वाले सेंटेंसेस में, कंफ्यूजन वाले सेंटेंसेस में आप वेदर का यूज भी कर सकते हैं और इफ से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं और इफ का भी यूज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, राम सेड, will you come tomorrow। इसका डायरेक्ट हम क्या बनाते हैं? राम आस्क्ड इफ भी करेक्ट होगा और वेदर भी करेक्ट होगा। फाइन। इफ
आई वुड कम नेक्स्ट डे। फाइन। तो यहां भी इफ का यूज कर सकते हैं और वेदर का यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इफ और वेदर एज कंजंक्शन यूज होता है, और डेलिमेटिक सेंटेंसेस में भी इफ और वेदर यूज हो सकता है। मगर इफ राम comes tomorrow, he will take the class. If Ram comes tomorrow, he will take the class. यहां पर if जो कंजंक्शन है, यहां पर आप वेदर का यूज नहीं कर सकते। फाइन। यहां तो बहुत क्लियर है, मगर एक जगह पर अनक्लियर है। वो ये है कि कुछ बुक्स ये कहती हैं कि अगर आप और नॉट पे बहुत इम्फेसिस करके करना चाहते हैं, नॉट पर बहुत इम्फेसिस रखना चाहते हैं, तो आप वेदर की तरफ जाइए। ये तब होगा जब बेटा आपको दोनों ऑप्शंस मिले हों, आपको वेदर वाला भी मिला हो और आपको इफ से भी बना मिला हो, और आपको किसी एक को चूज करना हो, तो आप ये देखिएगा कि अगर कंडीशन की तरफ जा रहा है तो इफ सही है और प्रिफरेबल है, और अगर करना है या नहीं, यानी कि और नॉट जो उसका जोड़ा है ये बहुत ज्यादा इम्फेसाइज होके आ रहा है, तो आपको वेदर की तरफ जाना है। अदरवाइज इफ और वेदर दोनों का यूज करेक्ट। फाइन। और यहां पर इफ और वेदर के यूज में डिफरेंस है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर वेदर में एक बात और है जो बताई जा सकती है। यहां पर बहुत से कंजंक्शंस हैं, उनको इकट्ठा एक साथ लिखा जा सकता है, और बहुत से कंजंक्शन एक साथ लिखे नहीं जा सकते। ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। आइदर और एक साथ कभी नहीं लिखा जा सकता, नाइदर नॉर एक साथ कभी नहीं लिखा जा सकता, नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने आपको पढ़ा दिया एक साथ कभी नहीं लिखा जा सकता, मगर ये लिखा जा सकता है। वेदर आई वंडर whether or not Ram will या would चल जाएगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। सो वेदर और नॉट इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। एक ये बात आपको वेदर और में देखनी है ना। फिर वेदर और का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। आई होप तुम लोग उतारते चल रहे हो साथ साथ। वेदर और का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उस चीज को भी आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। दो शब्द मैंने आपसे कहा कि आप हर उस सेंटेंस को वेदर और से जोड़ सकते हैं जिस सेंटेंस में कंफ्यूजन हो, डिलेमा हो, अनसर्टेनिटी हो, when you are confused between two equal choices और unequal choices। equal choices होना जरूरी नहीं है, दो अलग अलग choices भी हो। राम आज कोचिंग आएगा या घर पे रहेगा, they might not be the equal choices, तो कोई मतलब नहीं है, तो आप वेदर और का यूज करते हैं। मगर दो वर्ड डाउट या डाउटफुल, अगर ये सेंटेंस बच्चों नेगेटिव में आया है तो वेदर कंजंक्शन के प्लेस पर दैट कंजंक्शन से सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाएगा। फाइन। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि डाउट 100% डिलेमा को बता रहा है, डाउट को बता रहा है, तो वेदर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आई डाउट वेदर the man will turn up। मुझे शक है कि वो आदमी आएगा कि नहीं, और नॉट लिखो या ना लिखो। I do not have doubt फाइन। I do not have doubt
अब यहां पर वेदर का यूज रॉन्ग होगा और होगा दैट द मैन विल टर्न अप। फाइन। तो आपको जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें आपको क्या लिखना है कि अगर सेंटेंस में, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट टू, अगर सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल हो और वो सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, फाइन। किस दोनों वर्ड के साथ? डाउट और डाउटफुल। वंडर के साथ नहीं, आई एम नॉट श्योर के साथ नहीं, केवल डाउट और डाउटफुल की बात है ये। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव शब्द हो तो आपको वेदर के प्लेस पर, वेदर इन प्लेस ऑफ वेदर, दैट कंजंक्शन is used, and here is the example that I just gave you. Fine. तो इतनी ही बातें हैं जो वेदर और कंजंक्शन में आपको जानने की ज़रूरत है, या दैट कि वेदर और इफ का यूज़ इक्वल है, होता है, कहीं कहीं वेदर और इफ का यूज़ डिफरेंट है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और डाउट या डाउटफुल के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेदर के प्लेस पर दैट का यूज़ होता है ना। रिवाइंड कर करके सुनना और नोट्स बनाना। इसके बाद जिस कंजंक्शन को हम लोगों को डील करना है, आई थिंक जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी उसमें जो कंजंक्शन है वो है नो सूनर का जोड़ा दैन। अगर नहीं भी है, अगर मान लो हम ऊपर नीचे बता रहे हैं तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हम लोगों को सारे कंजंक्शन डिस्कस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन। पहला, आपको बहुत एरर मिल जाएंगे, नो सूनर के साथ THEN देन लगा देंगे, नो सूनर के साथ केवल कॉमा लगा देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। नो सूनर का जोड़ा हार्डली बेडली स्कार्सली वाला दे देंगे, वेन दे देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि नो सूनर आया है तो जोड़ा होना चाहिए देन। पहली बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात, मीनिंग। मीनिंग क्या है? अभी बीता ही नहीं कि, अभी बीता ही नहीं कि, ये दो ऐसे सेंटेंसेस को बच्चों जोड़ता है जो होते तो बेसिकली सीक्वेंशियल हैं। एक काम घटने के बाद दूसरा काम उसी सीक्वेंस में होता है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी टाइम गैप नहीं होता, ऑलमोस्ट एकदम सेम टाइम पर होता है। बस जैसे ही एक काम खत्म हुआ तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया, विदाउट द लैप्स ऑफ एनी टाइम। फाइन। आप, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे टालने से पहले ट्रेन कितने पहले जा चुकी आपके आने से पहले, ये आपको नहीं पता। फाइन। सो ये सेंटेंस बिफोर, आफ्टर या व्हेन से आप जोड़ते हैं। नो सूनर या वही सेंटेंस हार्डली बेडली स्कार्सली से भी जुड़ेगा, अभी आप पढ़िएगा। सेम सेंटेंस एज सुन एज से भी जुड़ेगा, मैं अभी आपको नो सूनर और एज सुन एज को साथ साथ में पढ़ाऊंगा। दो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक काम गुजरा ही नहीं कि दूसरा काम। फाइन। अभी राम ने अपने पिता को देखा ही नहीं कि सिगरेट बुझा दी, यानी कि राम को पिता के ऊपर नजर पड़ना, देखना और सिगरेट बुझाने में विदाउट एनी गैप ऑफ टाइम। फाइन। टीचर अभी क्लास से बाहर निकला ही नहीं कि बच्चे शोर मचाने लगे। सो अभी सेंटेंसेस हम लोग करेंगे, एक सेंटेंस में लिख दूं ताकि बात को क्लियर करता चलूं। No sooner did Ram
अब आपने डिड से बनाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी हिज फादर, कॉमा लगाइए या ना लगाइए कोई हर्ज नहीं है, लगाना बेहतर, देन he stopped smoking, then stopped smoking. Fine. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है इन्वर्जन। लिख लीजिएगा पहले, दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्योंकि मैं बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जिसमें एक काम, एक एक्शन समाप्त होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है विदाउट एनी टाइम गैप। फाइन, ये लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन्वर्जन लेता है। तीसरा पॉइंट, पास्ट एंड प्रेजेंट sentences are joined। कौन कौन से वाक्य जोड़े जाते हैं इसमें, पास्ट के और प्रेजेंट के। फ्यूचर के सेंटेंसेस को नो सूनर का जोड़ा दैन नहीं जोड़ता। फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें महीन महीन बातें हैं, जैसे देख लो, मैंने आपको लिखा नो सूनर डिड राम सी हिज फादर देन स्टॉप स्मोकिंग, ये तो इन्वर्जन हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के नाउन के पहले ही आपने नो सूनर लगा दिया। मगर अगर आपने नहीं लगाया, जैसे आपने कहा राम नो सूनर सॉ हिज फादर, देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, अगर आपने ये बना दिया तो सेंटेंस करेक्ट है, मगर क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया और नेगेटिव एडवर्ब बाद में आया तो इसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। मगर अगर नो सूनर पहले आएगा तो इन्वर्जन 101% लगेगा। तो एक सेंटेंस तो आपने डिड का बना दिया। फाइन, डिड से भी सेंटेंस पास्ट में बन सकता है और हैड से भी, केवल दो ही सेंटेंसेस बन सकते हैं पास्ट में बच्चों, डिड से और हैड से। No sooner had Ram, अब had के साथ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, seen his father, then he stopped smoking। फाइन, अब सेंटेंस एक सेंटेंस ये हो गया एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल सेंटेंसेस ऑफ नो सूनर, केवल इसमें इन्वर्जन नहीं लगा। फाइन, और दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड सेंटेंस। प्रेजेंट में भी एक सेंटेंस आप बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में, इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बना देते हैं, नो सूनर डज राम सी हिज फादर, then he stopped smoking। फाइन, सो नो सूनर से हम लोगों ने कितनी बातें सीखी। पहली बात ये कि पेयर पर बहुत एरर आएगा, तो नो सूनर जैसे ही आए बहुत ही केयरफुल हो जाओ पेयर के लिए कि वो THAN होना चाहिए, कॉमा के साथ आएगा, नॉट एन इशू। दूसरा, अगर नो सूनर सब्जेक्ट से पहले आया है तो 100% इन्वर्जन लेगा, अगर नहीं आया तो इन्वर्जन नहीं लेगा। तीसरा, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं, विल का सेंटेंस नहीं जाएगा, यानी कि फ्यूचर का सेंटेंस नहीं जोड़ सकता। जाहिर सी बात है, एक कार्य समाप्त होता है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस का कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि कार्य समाप्त हो चुका होता है और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य चलते वाला होना चाहिए, तो इसलिए उसका बन ही नहीं सकता। फाइन,
इतनी बातें नो सूनर में है। अब नो सूनर से मिलता जुलता ऑलमोस्ट सेम कंजंक्शन है एज सून एज। फाइन, एज सून एज। अगर आप कुछ ग्रामेटिक्स को पढ़िएगा तो वो कहते हैं एज सून एज इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नो सूनर। एज सून एज नो सूनर देन का पॉजिटिव फॉर्म। फाइन, पॉजिटिव फॉर्म है तो कुछ बातें सिमिलर हैं, कुछ बातें सिमिलर नहीं है। क्या बातें सिमिलर नहीं है? वो ये है कि इसमें इन्वर्जन का कोई मतलब ही नहीं है। एज सुन एज इन्वर्जन का कोई भी मतलब नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। सेंटेंसेस सेम होंगे, सेंटेंसेस सेम होंगे। अभी मैं सेंटेंस आपको सेम दिखाता हूं। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। मैं एक छोड़ दे रहा हूं ताकि आप उसको कंपेयर कर सको। As soon as Ram saw his father, then he stopped smoking. जैसे ही राम ने अपने पिता को देखा उसने सिगरेट बुझा दी। इसमें भी दो सेंटेंस हैं, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हुआ है बगैर किसी टाइम गैप के। फाइन, केवल सेंटेंस एज सुन एज पॉजिटिव जुड़ गया इसलिए उसने इन्वर्जन नहीं लिया। फाइन, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि ये किस टाइम के सेंटेंसेस को जोड़ पाता है, किस टाइम के सेंटेंसेस को जोड़ पाता है। एज सुन एज जनरली बराबर के सेंटेंसेस को जोड़ता है, यानी कि दोनों पास्ट इंडेफिनिट। फाइन, एज सुन एज में एक सेंटेंस पास्ट का है तो सॉरी प्रेजेंट के परफेक्ट का है तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। फाइन, और पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट का भी हो सकता है। तो 4-5 फॉर्मेट हैं सुन एज के, जो मैं अभी आप लोगों को लिखा देता हूं तो आप लोग उसको उतार लीजिएगा। उसके अलावा एज सुन एज का कोई फॉर्मेट नहीं। मगर एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन एज सुन एज और नो सूनर का है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तब मैं आगे बढ़ता हूं एज सुन एज के फॉर्मेट्स को बताने में। आई होप आपने इन सब चीज़ों को उतारा है और आप साथ साथ चल रहे हैं उतारते हुए। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको पहले समझो, फिर देखो क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। No sooner I got information I rushed to the hospital. मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें एरर ढूंढिए तो आपको 2 एरर इस सेंटेंस में मिलनी चाहिए बच्चों। एक तो मिलनी चाहिए कि यहां पर डिड लगेगा क्योंकि सेंटेंस इन्वर्जन का लेगा, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर देन लगेगा। फाइन, अब हम 2 पार्ट में एरर तो कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है। इस प्रकार से हमने स्लैश स्लैश बांट दिया है कि 2 एरर हम नहीं कर सकते। तो
इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी नो सूनर के क्वेश्चन में तुमको दो पार्ट में एरर दिखने लगे तो तुरंत देखो कि इसको हम कैसे एक ही पार्ट में एरर करके ठीक कर सकते हैं। वो ये है कि तुम नो सूनर को एज सुन एज कर दो। अब देखो, मैंने जैसा आपको एक फॉर्मेट दिखाया हुआ था, एज सुन एज आई गॉट इंफॉर्मेशन आई रश्ड टू द हॉस्पिटल। फाइन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नो सूनर और एज सुन एज। अब नो सूनर के कुछ फॉर्मेट्स हैं, उनको देख लो। सॉरी, एज सुन एज की, नो सूनर तो मैंने आपको लिखा दिया ताकि आपको एज सुन एज और नो सूनर में एकदम क्लियर हो जाए कि क्या मामला है। As soon as he wakes up, आपने देखा ही as soon as का कोई जोड़ा नहीं है। He checks his phone messages। जैसे ही वो उठता है वो अपने फोन मैसेजेस को चेक करता है। दोनों सेंटेंस किस में बनाए आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फाइन। दूसरा देखिए, आई कॉल्ड यू एज सून एज आई अराइव्ड। जैसे ही मैं आया मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, आप समझ ये अगर सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में लगा दिया, पहले लगा दिया, दोनों तरीके से आप सारे सेंटेंस एज सून एज के लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको भी लगा दूं और मैं ऐसे लिख सकता था एज सून एज। अब इसको पहले लिख दो, आई अराइव्ड आई कॉल्ड यू। फाइन। तो दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बन सकते हैं एज सून एज से, दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बन सकते हैं। तीसरा देखिए, आई विल कॉल यू एज सून एज। अब यहां पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। एज सून एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, हमेशा काम करेगा। कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बन सकता। दोनों बराबर में था। आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल अराइव अगर आपने लिख दिया तो मामला गड़बड़ कर दिया आपने। आपको करना चाहिए एज सून एज आई अराइव। एक टेक्निकलिटी कि एज सून एज का से जो जुड़ा हुआ क्लॉज है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता। तीसरा, आई विल टेल यू एज सून एज आई हैव इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन क्लॉज अगर आपका फ्यूचर में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या जो क्लॉज आप एज सून एज से जोड़ रहे हैं वो परफेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में हो सकता है। एक सेंटेंस और है कि अगर ये पास्ट में है तो ये वाला वाक्य एज सून एज से जुड़े वाला वाक्य पास्ट के परफेक्ट में भी बन सकता है अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट के इंडेफिनिट में है। यही इतने ही फॉर्मेट एज सून एज के पॉसिबल हैं। They restarted the tennis match. The tennis match
as soon as Ram had stopped। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि मैंने नो सूनर दैन और एज सुन एज में कुछ भी ऐसा छोड़ा हो जो कंपटीशन के में ना आता हो, या कुछ भी ऐसा छोड़ा हो जो कंपटीशन में आता हो और मैंने नहीं कवर अप किया हो। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन ऑल दो का पेयर येट। I have covered most of the things in neither nor and either or, not only but also was very important. No, I think I haven't covered not only but also. Yes, I am going to cover not only but also after this. तो not only but also मैं कवर करने जा रहा हूँ और इसका मैंने आपको सब बता दिया। Not only but also मैं इसी से मिलता जुलता कंजंक्शन है हार्डली का जोड़ा व्हेन या बिफोर, तो पहले उसको कवर कर लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें सिंक है दोनों कंजंक्शन में, फिर मैं आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल्स बताऊंगा। अब कंजंक्शन जो बच्चों हम लोग कवर करेंगे वो है हार्डली, बेयरली, स्कार्सली। पेयर, व्हेन या बिफोर। फाइन। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हार्डली, बेयरली, स्कार्सली ये एक एडवर्ब है। सेंटेंस में केवल एडवर्ब की तरह भी आ सकता है। अगर ये क्रिया की व्याख्या कर रहा हो, एडजेक्टिव की व्याख्या कर रहा हो, या अपने आप की व्याख्या कर रहा हो, एडवर्ब की व्याख्या कर रहा हो। आपको सेंटेंस में काम से देखना है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली जब सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करेगा, कनेक्टर का काम करेगा, तब ये व्हेन या बिफोर से आएगा। जैसे इस पेन में कोई इंक नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे हम? देयर इज हार्डली एनी इंक इन दिस मार्कर। अब यहां पर ये हार्डली एनी डिटर्मिनर एडजेक्टिव है, इंक नाउन है, एनी डिटर्मिनर है, और ये हार्डली एडजेक्टिव की व्याख्या कर रहा है। दिस इज नॉट अ कंजंक्शन, दिस इज 100% एडवर्ब। फाइन। बट वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हम लोगों ने नो सूनर में लिया था। हार्डली हैड राम सीन हिज फादर when he stopped smoking। फाइन। ये हार्डली यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। आप कह सकते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन है, एडवर्ब भी है। फाइन, क्योंकि जाहिर सी बात है सीन की व्याख्या कर रहा है, एडवर्ब भी है और साथ साथ में जोड़ने का काम भी कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्बियल कंजंक्शन। क्लियर? सो हार्डली, बेयरली, स्कार्सली का पेयर व्हेन या बिफोर। मीनिंग मुश्किल से जब या तब। फाइन। सेम चीज जो हम लोगों ने बच्चों नो सूनर में पढ़ा था, एज सून एज में पढ़ा था। दो ऐसे काम जिसमें एक एक्शन घटने के बाद तुरंत दूसरा एक्शन घटता है बिना किसी टाइम लैप्स के। केवल मीनिंग डिफरेंस है। नो सूनर की मीनिंग डिफरेंट थी सॉरी, और हार्डली, बेयरली, स्कार्सली की मीनिंग डिफरेंट है। सो दे आर ज्वाइनिंग द सेम सेंटेंसेस विद डिफरेंट मीनिंग। पहला पॉइंट इसमें सेम वही पॉइंट जो नो सूनर का था, वो क्या था? इन्वर्जन। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली में भी इन्वर्जन लगता है, आपने देखा होगा कि इन्वर्जन लगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है
वो ये है, joins only sentences of past। इस बात को ध्यान रखिएगा, हार्डली, बेरली, स्कार्सली फ्यूचर के और प्रेजेंट के दोनों ही सेंटेंसेस को नहीं जोड़ पाता। नो सूनर प्रेजेंट के जोड़ सकता था, फ्यूचर के नहीं जोड़ पाता था। ये ना प्रेजेंट के जोड़ पाते हैं, ना ही फ्यूचर का जोड़ पाता है। फाइन, तो आपका एक सेंटेंस हो गया, हार्डली हैड राम सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। आपको बार बार देख रहे हैं कि पेयर पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं पेयर पर, देन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक सेंटेंस और हो सकता है, हार्डली डिड राम सी हिज फादर। when he stopped smoking। क्लियर? सो हार्डली, बेरली, स्कार्सली में आपको इतना ही जानना है। आई थिंक मैंने हार्डली, बेरली, स्कार्सली का जितना भी है बता दिया, एडवर्ब वाला पोर्शन बता दिया, इन्वर्जन बता दिया, और केवल पास्ट के जोड़ सकता है। आपने नोट कर लिया होगा हार्डली, बेरली, स्कार्सली को भी, आई थिंक। Now coming to the sentences of no sooner, I'm sorry, not only but also। मीनिंग क्या होती है? पेयर देख लिया, नॉट ओनली का जोड़ा, बट ऑल्सो मीनिंग होगी ना सिर्फ बल्कि भी, है ना। दो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो अलग अलग मीनिंग को कन्वे किया जाता है। जैसे आपने लिखा एक सेंटेंस, राम इज अ टॉल बॉय। फाइन। और दूसरा सेंटेंस लिख दिया आपने, श्याम इज अ टॉल बॉय। फाइन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें प्रेडिकेट पार्ट सेम है। राम एक लंबा लड़का है, श्याम एक लंबा लड़का है, और कहा आपसे कि इन दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस कर दीजिए। बहुत से कंजंक्शन है, आई थिंक 4 और 5 कंजंक्शन है जिससे आप जोड़ सकते हैं। पहले तो आप नॉर्मल जोड़ दीजिए, राम एंड श्याम आर टॉल बॉयज, ये भी करेक्ट है। केवल एंड कंजंक्शन से आपने जोड़ दिया। फाइन, आइदर और से जोड़ दीजिए, आइदर राम और श्याम। आपने पढ़ा होगा आइदर और से अगर हम दो नाउन को जोड़ते हैं तो हमेशा जो सेकंड वाला नाउन है जो वर्ब से जुड़ा होता है उसी के हिसाब से क्रिया चलेगी। इज अ टॉल बॉय। सेम यही रूल नाइदर नॉर के साथ भी लग जाएगा। आप इस सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते हैं। आप इस सेंटेंस को बोथ का जोड़ा एंड से भी जोड़ सकते हैं। फाइन, आप इन सब को आप देखिए, सेंटेंस एक है, केवल मीनिंग चेंज होती जा रही है। और जाहिर सी बात है हर कंजंक्शन का अपनी अलग शर्तें
वो अपनी शर्तों के साथ आएगा, अपने फॉर्मेट के साथ आएगा, है ना। जैसे इसका फॉर्मेट देखो, बोथ के साथ ये प्लूरल ले रहा है, आइदर और, नाइदर नॉर, सेकंड वाले नाउन के अनुसार लेता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम केस नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी है। फाइन। सो आप एक कंजंक्शन, एक दो सेंटेंसेस को कई कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, केवल उन कंजंक्शंस की मीनिंग अलग अलग होगी। जो कंजंक्शन से जोड़ोगे उनके फॉर्मेट देखने पड़ेंगे कि किस फॉर्मेट में किस स्ट्रक्चर को लेता है और उसके साथ क्या कंडीशंस लगती हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहला कंडीशन जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि सेंटेंस जो है वो पैरालिज्म लेता है, यानी कि सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ाया होगा आइदर और नाइदर नॉर में, जॉइंस टू सेंटेंसेस at the same part of speech. Not only but also में ये मोस्ट पाइवोटल रूल है बच्चों, मोस्ट पाइवोटल रूल। अभी मैं इस रूल को बहुत इम्फेसिस करने वाला हूं। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान देने वाली है, मीनिंग हो गई नॉट ओनली टेक्स इन्वर्जन। फाइन। आइदर और में कोई भी इन्वर्जन नहीं लेता, नाइदर नॉर में नाइदर भी लेता है, नॉर भी लेता है। वेदर और में इन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है। नो सूनर दैन में नो सूनर इन्वर्जन लेता है, दैन से कोई मतलब नहीं है। हार्डली, बेरली, स्कार्सली, व्हेन या बिफोर में हार्डली, बेरली, स्कार्सली लेता है, व्हेन या बिफोर से मतलब नहीं है। इसमें नो नॉट ओनली लेता है, बट ऑल्सो से कोई मतलब नहीं है, बट ऑल्सो इन्वर्जन नहीं लेता। फाइन। सो नॉट ओनली टेक इन्वर्जन। और या प्रेडिकेट पार्ट अगर सेम है तो रिपीट नहीं होगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है और मैं आपको लिखा चुका हूं अगर आपने शुरू से कंजंक्शंस के लेक्चर पढ़े होंगे। मैं जो इन्फेसिस करना चाह रहा हूं वो इन दोनों बात पे है। पहले तो इस बात पर बहुत इन्फेसिस है बेटा, मान लो ये है सेंटेंस 1 और ये है सेंटेंस 2। एक सेंटेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्केलेटन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और उन्हीं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द फिर आपको मिल जाएगा प्रेपोजिशन, फिर आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव, व्याख्या करने लगेगा सब्जेक्ट की या वर्ब की, फिर आपको मिल जाएगा एडवर्ब, व्याख्या करने लगेगा एडजेक्टिव की या वर्ब की, अपने आप की। फाइन। तो यही चीजें दूसरे वाले में भी हो सकती हैं। जो बात मैंने आपको आइदर और में पढ़ाया, नाइदर नॉर में पढ़ाया कि सेंटेंस को इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच पर जोड़ता है, यानी कि अगर आपने वर्ब पर नॉट ओनली लगाया है तो आपको बट ऑल्सो वर्ब पर ही लगाना होगा। ये है सेंटेंस को एकदम पैरेलल स्ट्रक्चर रखना, है ना, और इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच पर जोड़ना। फाइन। अगर आपने नॉट ओनली प्रेपोजिशन के आगे लगाया है तो आपको बट ऑल्सो भी प्रेपोजिशन के आगे ही लगाना। जैसे not only Ram comes to my house but also stays there। बहुत ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस में ये तो हो गया कंजंक्शन, हमको क्या मिल रहा है? राम, राम हो गया सब्जेक्ट, कम्स हो गया मेन वर्ब, टू हो गया प्रेपोजिशन, माई हो गया
पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हाउस हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। इतने पार्ट ऑफ स्पीच हमको, मैंने पार्सिंग किया है, आपको समझ में ही आ रहा होगा, इतने पार्ट ऑफ स्पीच हमको मिले। मगर बट ऑल्सो कंजंक्शन के बाद हमको केवल एक वर्ब मिल रहा है और दूसरा एडवर्ब मिल रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें तो कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस था ही नहीं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पर हम लोग क्या नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब बराबर पर लगाना है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच दोनों में होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन केवल किसका है? वर्ब का। और यहां देखिए नॉट ओनली किसके पहले लगा हुआ है? नाउन के पहले, और इसमें नाउन है ही नहीं, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट करेंगे? हम लिख देंगे राम नॉट ओनली comes to my house but also stays there. Is it clear? अब आप देखिए नॉट ओनली वर्ब बट ऑल्सो वर्ब। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। जिस पार्ट में मैंने चेंजेस किए वो पार्ट एरर हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा बट ऑल्सो ही लिखो। फाइन, अगर आपने इसमें ऐसे लिख दिया राम नॉट ओनली कम्स टू माई हाउस बट स्टेज देयर, फाइन। यहां पर अगर आपने केवल बट स्टेज देयर लिखा, ये भी एक्सेप्टेबल है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर क्या नॉट ओनली के साथ बट केवल लगा दिया तब तो ये नॉट ओनली का जोड़ा बट हो गया? नहीं, बट ऑल्सो में केवल ऑल्सो मेंशन नहीं करो तो चलेगा। वो है बट ऑल्सो, केवल लिखा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो भी चल जाएगा, है ना। दूसरी चीज, ये बात क्लियर हो गई, मेंशन नहीं किया तो भी चल जाएगा। नॉट ओनली में ये रूल नहीं है, केवल बट ऑल्सो में। फाइन, नॉट ओनली तो पूरा लिखना पड़ेगा, मगर बट के साथ ऑल्सो नहीं लिखोगे तो चलेगा। दूसरी चीज, अगर हम इन्वर्जन कर देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा कि अब तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। डिफरेंट नहीं हो गया, जैसे हम इसको उल्टा लिख दें तो अगर हम इसको इन्वर्जन में लाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमने ये जो लिखा ये, तो अगर हमने लिखा नॉट ओनली, तो हमने एक एरर और कर दिया था इसमें, क्योंकि नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन लगाना चाहिए था, वो और गड़बड़ कर दिया था मैंने। नॉट ओनली डज राम, नॉट ओनली डज राम अगर मैंने किया तो इसका मतलब ये मैंने इन्वर्जन लगाया। अब हम इस सेंटेंस में नॉट ओनली डज राम कम्स टू माई हाउस, अब डज लगाए तो हो जाएगा कम टू माई हाउस। अगर हमने ये कर दिया बच्चों तो इसका मतलब ये नॉट ओनली के बाद राम ही है, नॉट ओनली के बाद ये राम ही है। फाइन, तो फिर इस सेंटेंस में हम इन्वर्जन के फॉर्मेट्स को नहीं अप्लाई करेंगे, है ना। नॉट ओनली को हम पहले लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम इन्वर्जन का फॉर्मेट लगाएंगे तो भी ये मान के चला जाएगा कि इसका हम जब डज हटाएंगे तो तुरंत बाद राम ही लगेगा। फाइन, सो इन्वर्जन हम तभी लगाएंगे जब हमारा स्ट्रक्चर वर्ब और वर्ब का बराबर ही हो। बात क्लियर है। दूसरी चीज नॉट ओनली और बट ऑल्सो में, या अगर आप नॉट और ओनली के बीच में या बट और ऑल्सो के बीच में लिखना चाहें तो वो एक्सेप्टेबल है। जैसे एक हम आपको इन्वर्जन वाला बता दें ताकि हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूज हो जाए। नॉट ओनली, अगर आपने लिखा नॉट ओनली
सीता सिंग्स बट ऑल्सो डांस। फाइन। अब आपको इस सेंटेंस में जब आपने लिखा तो आपको नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन करना पड़ जाएगा कि नहीं करना पड़ जाएगा? फाइन, क्योंकि नॉट ओनली आपने पहले लगाया है। तो अब आपको इसको इन्वर्जन के फॉर्मेट में नहीं ला पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे कर दो, सीता इन्वर्जन हटा दो और कर दो नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांस। फाइन। सो इस बात का ध्यान रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो बराबर पर रहे। तो बच्चों मैंने आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो बताया, वेदर और पढ़ाया, और हार्डली बेली स्कार्सली पढ़ाया, नो सूनर पढ़ाया। फाइन। और इतनी कंजंक्शंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग वो कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हो, और मैं उस कमेंट सेक्शन में अगर वो रेलिवेंट मुझे लगेगा तो मैं उसको कवर अप कर लूँगा। फाइन। और अब जो कंजंक्शन लिस्ट के हिसाब से मुझे दिख रहे हैं, वो हैं बिटवीन का जोड़ा एंड, लेफ्ट का जोड़ा शुड। फाइन। सो एक कंजंक्शन और टेकअप करते हैं, वो है बिटवीन का जोड़ा एंड। बहुत ही छोटा कंजंक्शन है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्डली बेरली स्कार्सली में हार्डली एडवर्ब है, फाइन, मगर कंजंक्शन का काम कर जाता है जब जोड़ता है। सिमिलरली बिटवीन तो बच्चों प्रेपोजिशन है ना। सीता इज sitting between her parents। सीता अपने माँ बाप के बीच में बैठी। फाइन। और इसी बिटवीन को अगर हम जोड़ने के काम में ले आए तो वो कंजंक्शन बन जाएगा, जो कि उसका कोरिलेटिव पेयर हो जाएगा एंड। मगर जो हार्डली का जो रूल है, जो एडवर्ब का रूल है, वो तो चला ना हार्डली के साथ, यानी कि जो नेगेटिविटी ले था वो हार्डली का लेकर आया, हार्डली ने अपनी मीनिंग को लिया और उसी मीनिंग में कंजंक्शन बन गया। सिमिलरली बिटवीन की जो मीनिंग प्रेपोजिशन की है वो कंजंक्शन में भी चलेगी। तो प्रेपोजिशन में पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, बिटवीन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर टू नाउन्स, है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि बिटवीन केवल दो नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर दो से अधिक नाउन हो तो अमंग का यूज होता है, वो प्रेपोजिशन का है। फिलहाल मैं जितना बिटवीन को समझाने में जरूरत है उतना ही बता रहा हूं। अमंग, जैसे अगर हम ये बोल देते यहां पर पेरेंट्स नहीं करते और कह देते सीता इज सिटिंग बिटवीन हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, तो अब आपको बिटवीन की जगह क्या करना पड़ा? अमंग हर फ्रेंड कर देना पड़ता। फाइन, क्योंकि फ्रेंड की संख्या दो से अधिक हो सकती है। क्लियर। सो बिटवीन केवल दो के लिए होगा, है ना। अब इसमें एक रूल है, अभी याद आ गया है तो मैं आपको बताता चलूं। अब जो बच्चों मॉडर्न रूल है वो ये है कि बिटवीन दो से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या तो वो आपस में कोरिलेटेड सेंटेंस के हिसाब से एकदम क्लियरली कोरिलेटेड दिखाई दें, और एकदम क्लियर रूल ये है कि अगर उनकी निश्चित संख्या दी गई हो, जैसे राम हैज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिटवीन his three partners। फाइन। यहां पर क्योंकि 3 आ गया बच्चों, बिटवीन का यूज करेक्ट होगा। फाइन। केवल अगर ये हो जाता 3 ना होता और पार्टनर्स होता तो बिटवीन का यूज की जगह आपको क्या करना चाहिए था? अमंग।
क्लियर? सो आ जाइए इधर, मैंने इतनी बातों को केवल बेस बनाया। बिटवीन के लिए दे शुड बी या दे कैन बी ओनली 2 nouns or clauses. Fine. And most important point between में क्या है, वो ये है between cannot join negative sentences. क्यों बिटवीन नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं जोड़ सकता? क्योंकि नाइदर नॉर है उसके लिए। अगर आप कह दीजिए कि आई एम सॉरी, मैं बोथ और एंड का जोड़ा बिटवीन कर दिया, आई एम सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, इसको छोड़ दो, मैं बोथ और एंड को बिटवीन में ले आया, तो दे कैन बी ओनली 2 nouns। और बिटवीन का सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ा है एंड। यहां पर क्या करते हैं, एंड की प्लेस पर ये क्या लगा देंगे, एज वेल एज, जो कि एरर है ना। जैसे आई विल मीट यू बिटवीन 9 AM and 2 PM। फाइन, मैं आपको 9 और 2 के मध्य, केवल 2 हुआ ना, केवल 2 नाउन्स हुए, 9 और 2 के मध्य मिलूंगा। अक्सर लोग बिटवीन के जोड़े एंड में टू और फ्रॉम में कंफ्यूज होते हैं। सेम सेंटेंस को बच्चों, सेम सेंटेंस को आप एक और कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आई विल मीट यू, अब बिटवीन नहीं लगाओ, फ्रॉम लगाओ। फ्रॉम का जोड़ा टू करेक्ट है, फ्रॉम 9 AM to 2 PM। ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, मगर इसका मतलब मैं आपसे 9 से 2 में मिलूंगा, 9 से 2। फाइन। और जबकि आपको बढ़िया सब, ये सही है, बोला जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, मगर आपको क्या है, 9 और 2 के मध्य, शुरुआती 9 एंड 2, और ये क्या कह रहा है, 9 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक मिलूंगा। तो आप फ्रॉम से जोड़िए तो आप जोड़ा लगाइए 2, बिटवीन से जोड़िए तो आप जोड़ा लगाइए एंड। फाइन। सो बिटवीन एंड बहुत ही इजी है, आपको मैंने बता दिया, वो उसी में फ्रॉम एंड 2 है। और आपको मैंने पहले भी बताया, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है तो फिर बच्चों को सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आता, और वो कॉन्क्रीट रहे, प्रिसाइज रहे और कॉन्क्रीट रहे। तो आगे के जो कंजंक्शंस हैं, जो बढ़िया कंजंक्शंस हैं, वो मैं आपको लेकर आऊँगा, और फिर जो कुछ मिसलिनियस बातें हैं उनको मैं एंड ऑफ द सेशन लूँगा, फिर आपके क्वेश्चंस लूँगा। फाइन। फिलहाल मैंने आपको जितना पढ़ाया है, आप कमेंट में रिलेवेंट अपने क्वेरीज डालो कि सर ये समझ में नहीं आया, ये बताओ, तो मैं उसको अपने नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में इनकलकेट कर लूँगा। फाइन। सो थैंक यू वेरी मच।